आवाज जा रहा है? हाँ। चलो आ जाओ। पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक थे बच्चा पार्टी? हम लोग कर रहे थे टेंशन निकालना सीख गए थे, किस तरह से टेंशन निकलता है इसमें। चलो आ जाओ आगे। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क कर चुके हैं कि रह गया? जरा देखना एक बार। अरे बताओ। देख रहे हैं। अरे यहीं तो है जी, पिछले सा है ही, हो गया है। हाँ, करवा दीजिए। हो गया है। मतलब आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक ना मेरे पास यूरोप का बुक नहीं है यार, यहाँ पर एक यूरोप का सवाल लेना है, ठीक है? वो तुम्हें होमवर्क में डाल देते हैं, रुक जा देखने दो कहाँ पे रखा हुआ। चल इधर है इसका। एक सेकंड। देखो हम यहाँ पे यूरोप का सवाल का क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं, ठीक है? तुम्हें बना लेना है ये वाला यूरोप का। पीवाईक्यू वगैरह एलिमेंट के वगैरह सेट बनाते चलना है। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का इसमें कुछ नहीं, जितना तुम्हें पढ़ा है उसी सब बन जाएगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बना लेना है ये सब। 7, 8, 9, 10, 11, 12 बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है? 12 पे मस्टा लगाते हैं कि अच्छा सवाल है ये। 12, 12, 30 लगभग इसमें सवाल हम लोग क्लासरूम में ले चुके हैं, ठीक है? 13, फिर उसके बाद आप बना देंगे 14, 15, बस फिर अभी नहीं बनेगा। पर इतना 15 सवाल आप बनाओ, बाकी तो और आगे बनेगा, मगर हम लोग का जैसे आगे बढ़ जाते हैं पहले इतना सवाल कर लेना, ठीक है? ये हो गए हमारे एरोडोब के। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, पीछे रिवीजन कर रहे हो तुम लोग अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। चलो आ जाओ आगे। हम लोग अब सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज हम हेडिंग डालते हैं जी। देखो अभी हम लोग क्या खत्म किए? अभी हम लोग पढ़े थे शुरुआती में, स्टार्ट कहाँ से किए थे? शुरुआत में स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा परमिटिविटी। परमिटिविटी फिर क्या पढ़े थे? रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। फिर उससे आगे हम बढ़े तो हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड चार्ज के कारण हम लोगों ने लगभग 5-6 हम लोग कंप्लीट किए। उतना का ही जरूरत पड़ेगा, बाकी सॉलिड स्फीयर अगर कंप्लीट होता है, अगर चार्ज वेरिएबल होता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग किस तरह से देखते हैं, तो ये टॉपिक के सबसे लास्ट में आएगा जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ रहे होंगे तब, ठीक है? तो आज जरा हम हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बहुत हल्का चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के नाम से भी जानेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। बताओ। देखो इसमें शॉर्ट में आज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शॉर्ट में हम लोग बोला करेंगे ईएफएल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है? ईएफएल से तो लिखना आपका एनईएफएल। एनईएफएल इज अ हाइपोथेटिकल लाइन, इज हाइपोथेटिकल hypothetical line which represents
which represent the electric field. जैसे मान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, आपका कोई कर्व टाइप का आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे भी हो सकता है आपका। हम समझते हैं इसका मीनिंग क्या है, इसके हम लोग जानेंगे। हाँ बोलो। ये लेक्चर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? हाँ बोलो। मैं बस यही जानना था कि सिद्ध का बोली थी वो जा रही है तो नहीं कर पाई। वो ज्वाइन तो कर ही रही है, अभी लीव कर दी। अच्छा। प्रॉपर्टीज ऑफ, कोई बात नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सबसे पहला पॉइंट कि अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो जिस पॉइंट पर चाहिए उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट का डायरेक्शन ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो पहला पॉइंट लिखना, एट एनी पॉइंट ऑन EFL gives the direction of electric field, the direction of electric field is along the tangent on EFL at that point। बच्चा पार्टी मान लो ये वाला हमारा कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है हमारा, तुम्हें अगर किसी पॉइंट पर हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो चुपके से यहाँ पर क्या करो, एक टेंजेंट ड्रॉ करो। जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही हमारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आज दे रहा होगा। तो कुछ ये वाला आपका, ये वाला, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते यह पॉइंट को अगर 1 बोलते तो यहाँ पर हमारा E1 वेक्टर मान लेते। अगर इस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये वाला इधर की ओर रहा होगा हमारा E2 वेक्टर। तो यहाँ पे अगर चाहो तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हियर E1 and E2 are the electric fields at point 1 and 2 respectively। देखो ध्यान से अगर समझोगे तो यहाँ पर एक चीज हम बोले हैं कि यहाँ पर जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। हमें यह बात यहाँ से बिल्कुल क्लियर नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। तो मैग्नीट्यूड देखने के लिए हमें क्या करते हैं, हम देखते हैं रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ EFLs। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जितना ज्यादा क्लोज होगा एक दूसरे का, वहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जहां पर डेंस कम हो। कहने का मतलब यह है कि अगर हम पहले, इससे पहले एक बात और लिखना, पहले दूसरा पॉइंट एक बात बताऊं, हम एक बात लिखते हैं कि टू EFLs कैन नेवर इंटरसेक्ट each other because there are क्या लिखना है आपका, because at intersecting point there are two possible directions of electric field। there are two possible directions of electric field which is not possible, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, विच इज नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब बस इतना सा, जरा देखना इधर, मान लो कि हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वाला, एक इलेक्ट्रिक लाइन से वाला, दोनों इंटरसेक्ट कर गया है। तो मानते ये पहला वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये वाला हमारा दूसरा वाला है। पहले वाले के अकॉर्डिंग अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ढूंढने जाएंगे इस पॉइंट पर,
तो पहले वाला कहेगा कि भैया हमारा अरे भाई एक सेकेंड, हमारा अगर टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का डायरेक्शन आपको होगा कि सर इधर क्यों होगा, जबकि दूसरे वाला कहेगा कि भैया टेंजेंट हम अपने पे ड्रॉ करने के लिए हम इधर ड्रॉ करेंगे। बताओ एक ही वेक्टर का एक ही पॉइंट पे कभी टू पॉसिबल डायरेक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए कभी भी इलेक्ट्रिक लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। अगर इस पॉइंट को अगर हम पी नाम अगर दें चुपके से, तो एक बात अगर हम यहाँ लिखने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे, कहेंगे कि एट पॉइंट पी देयर आर टू पॉसिबल डायरेक्शंस which is not possible। ठीक है, अगला पॉइंट पे आ जाओ जरा। देखो हम अभी क्या बताए थे कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखना है तो आप क्या देखेंगे, रिलेटिव क्लोजनेस की भैया कितना एक दूसरे के क्लोज है। जितना एक दूसरे के क्लोज रहेगा उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा जहां पर रेडियंस होगा। तो अगर हम एक सेकेंड यार, क्या अगर हम तीसरा पॉइंट अगर लिखने की कोशिश करें तो यहां पर लिख रहे होंगे रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ ये फेल्स at two positions gives an idea about relative value। मतलब एक दूसरे में एक दूसरे पॉइंट पर कंपेरिजन कर रहा होगा किस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा रहा होगा। अबाउट रिलेटिव वैल्यू और रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, relative strength of magnitude of electric field of magnitude of electric field at that point at these 2 points हम समझाने की कोशिश करते हैं, जरा देखना। मान लो बच्चा पार्टी मान लो ये वाला हमारा ये वाला कुछ ऐसे है, ये रिलेटिव फील्ड है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने बनाया। तुम खुद बताओ अगर पॉइंट यहाँ पर अगर हम 1 मानते हैं, यहाँ पर पॉइंट अगर 2 मानते हैं, यहाँ पर अगर पॉइंट 3 मानते हैं, तो बताओ सबसे ज्यादा रिलेटिव क्लोजनेस कहाँ पर है ये फील्ड्स के बीच में, पॉइंट 1 पर। तुम क्या यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे मैग्नीट्यूड की बात अथवा डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मतलब E1 पर का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहा होगा एज कंपेयर्ड टू E2 और एज कंपेयर्ड टू E3। क्या बात बुझा रहा है सभी को? बोलो। हाँ। अब देखो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक सेकंड अगला पॉइंट हम लिखते हैं आपका चौथा पॉइंट। तीसरा 3 हो गया था ना जी, चौथा लिखना आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड is represented by parallel and
पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड EFLs that means parallel and equally spaced EFLs represent such a electric field in which magnitude and direction are same each and every point. क्या कहना चाहते हैं हम समझाते हैं। इसे मान लो बच्चा पार्टी कि हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है। ये इक्वली स्पेस्ड अगर हमसे बन रहा है और दोनों दो लाइन कंसेक्यूटिव लाइन के बीच का अगर स्पेस कम और ज्यादा तो हमें समझना है इक्वली। ठीक है, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मीनिंग समझना है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये बोल रहे हैं तो अगर पॉइंट 1 माने, ये वाला पॉइंट 1, ये पॉइंट 2 मानो, ये 3 मानो, ये 4 मानो, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ही नहीं डायरेक्शन भी सेम होगा। E1 का वैल्यू E2 के बराबर इज इक्वल टू E3 के बराबर इज इक्वल टू E4 के बराबर। कोई तकलीफ बोलो जरा समझना। कुछ मान लो अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक चीज पूछे तुमसे, जरा देखना तो यहाँ पर बच्चा पार्टी कि मान लो अगर ये पॉइंट हम 1 मानते हैं, अगर ये पॉइंट अगर हम आपका 2 मानते हैं, 2 यहाँ पे दिखाते हैं, 2 यहाँ पर और 3 पॉइंट हम यहाँ पर दिखाते हैं, ये इक्वली स्पेस्ड एंड पैरेलल है। ठीक है, तो जरा बताओगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पर जो होगा उतना ही मैग्नीट्यूड क्या E2 पर भी होगा? सोच कर बताना। अरे E2 पर उतना ही होगा कि कम होगा कि ज्यादा होगा? हेलो हेलो, अरे बोलते कहीं नहीं होगी तुम लोग, इडियट। E2 ये पॉइंट है हमारा। आ जाओ, अब देखो एक बात समझना, ये हमारा कुछ बेसिक्स पॉइंट्स थे, इसमें टोटल के टोटल लगभग 12 से 13 पॉइंट है हमारे पास। उसमें से लास्ट के जो 5-6 पॉइंट्स होंगे उसे समझने के लिए तुम्हें एक कंडक्टर हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे लास्ट टॉपिक होगा गॉस लॉ के बाद।
तो जब हम लोग कंडक्टर पढ़ रहे होंगे तो बहुत सारे पॉइंट, लगभग आखिरी के 3-4 पॉइंट जो होंगे वो हमें कंडक्टर में सीखना है। बस यहाँ पर अगर अभी जरूरत पड़ेगा हमें तो याद रख लेना कि ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है। इसका जवाब हम लोग जब गॉस लॉ के बाद कंडक्टर पढ़ रहे होंगे, एक स्पेशल टॉपिक्स है, तो वहां पर इस सवाल का जवाब हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे और मिलेगा जवाब। ठीक है, ये वाला जैसे अगर बताओ, एक हम यहाँ पर एक स्टार लगा के एक बात लिखते हैं। हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक कुछ और नहीं, एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है एक इलेक्ट्रिक फील्ड का। और बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किसके कारण होता है, तो सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज के कारण होता है हमारा। पॉइंट चार्ज बोलो या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलो। तो एक बात हमें यहाँ से कहने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि हर चार्ज एवं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने सराउंडिंग में क्या क्रिएट करके रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। कोई दिक्कत है बोलो, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एवरी चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट्स एन EFL in the space around itself देखो एक बात और समझना, ये अगला पॉइंट जो रहा है वो अच्छे से ध्यान से समझने लायक है। अच्छा, पांचवा के बाद जो भी हमें पॉइंट होंगे हम लगातार लिख रहे हैं, लगभग 13-14 पॉइंट जो भी बनेंगे वो हम लिखते हैं, और बाकी इसके बाद हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। कैसे होगा पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे। लिखते हैं पहला आपका कि NEFL originates from a positive charge, and terminates एट एन नेगेटिव चार्ज। इसका मीनिंग क्या है जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अभी बस 5 मिनट के बाद तो समझ में आ जाएगा। टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। अगला आपको लिखना दे डू नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। इसका मीनिंग क्या है अभी हम समझाते हैं। क्लोज्ड लूप। अगला पॉइंट आपका द नंबर ऑफ EFLs आर सब्जेक्टिव इन नेचर। ये सब्जेक्टिव क्या होता है हम समझाते हैं। सब्जेक्टिव इन नेचर बट इट्स डेंसिटी दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब समझना क्या है। देखो पहले सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मीनिंग समझ लेते हैं, और बाकी जब इससे हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे तो सभी के सभी एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। जैसे तुम देने जाते हो पेपर, तो पेपर में तुम्हारे सामने 2 तरह के सवाल रखे जाते हैं। पहला टाइप का यह सवाल होता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, और एक होता है सब्जेक्टिव जिसको आपको पेन से लिखना होता है पेपर पे। मान लो कि ऑब्जेक्टिव में एक सवाल आया कि बताओ कि इंडिया को इंडिपेंडेंट, अच्छा कोई भी सवाल मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपका कि भगवान राम के पिताजी का क्या नाम था। तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन थे और तुमने आपका एक टिक किया। एक बात बताओ, जो ऑब्जेक्टिव आंसर में तुमने टिक लगाया है वह सभी के लिए आंसर सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों में हमारे पास ऑप्शन सभी के लिए आंसर सेम होता है, जबकि अगर तुम सब्जेक्टिव में जाओगे, सब्जेक्टिव में मान लेते हैं कि राइट द एसे ऑन महात्मा गांधी। जब आप महात्मा गांधी पे अगर आप लिखना स्टार्ट करोगे तो पर्सन टू पर्सन उनका वेरी करेगा विचार। बात समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं हम? तो ऑब्जेक्टिव का मतलब जिसका पॉइंट ऑफ व्यू पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, और सब्जेक्टिव का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू पर्सन टू पर्सन चेंज करे। तो एक लाइन में अगर यहाँ पर लिखना हो तो यहाँ पर लिख सकते हो आपका कि पॉइंट ऑफ व्यू पर्सन टू पर्सन डज नॉट चेंज। पर्सन टू पर्सन डू नॉट चेंज।
और अगर बात करें सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव का मीनिंग ये होता है आपका कि भैया ये वाला क्या होगा आपका कि पॉइंट ऑफ व्यू पर्सन टू पर्सन कैन चेंज। कोई दिक्कत है? बात समझ पा रहे हो? तो बाकी क्या इसका मीनिंग क्या है वो तो समझ लिए हम लोग। ये फेल्स में इसका मीनिंग क्या रखता है वो हम लोग अभी सीखेंगे। पहले 8वां पॉइंट जरा लिखते हैं। 8वां कहता है कि द नंबर ऑफ ये फेल्स, the number of EFLs are directly proportional to magnitude of charge, magnitude of charge। अगला पॉइंट हमारा होगा आपका द इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइंस। अच्छा पूरा लिख दिया यार, अच्छा कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिकल about the line joining between the two charges, अगला 10वां पॉइंट आपका द ये फेल्स। अब देखो ये 10वां हो या 11 नंबर, 12 नंबर, 12, 13, 12 और 13 नंबर, ये सब पॉइंट हमें बस अभी के लिए याद रख लेना। बाकी ये कैसे होता है, क्यों होता है, जब हम लोग कंडक्टर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इसका पोस्टमार्टम कर लेंगे। फिलहाल के लिए आपको याद रखना होगा द ये फेल्स, आर परपेंडिकुलर टू द surface of charge distribution, charge distribution, ये फेल्स ऐसे लिखते हैं आपका, ये फेल्स नेवर टर्मिनेट्स। ये सब पॉइंट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। टर्मिनेट्स इन अ स्पेस, इट ओनली टर्मिनेट्स एट इंफिनिटी। 12 नंबर में लिखना आपका ये फेल्स आर परपेंडिकुलर टू द surface of conductor। अगला लिखना अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। ये क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन? हम बार बार कह रहे हैं, हम लोग कंडक्टर में सीखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन क्या होता है। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। एक बात बताओ बच्चा पार्टी, अगर किसी कंडक्टर के अंदर अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो तुम खुद बताओ क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। दैट इज इनसाइड द कंडक्टर, inside the conductor electric field does not exist।
कोई दिक्कत तो हमें बता दो। इतने पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है, अगर 3 नंबर का आता है 3 नंबर लगा देना है, 3 पॉइंट लिख देने हैं। बाकी जो हम लोगों ने 5 के बाद 4 के बाद जो हम लोगों ने पॉइंट्स लिखे हैं उसे सब समझने की कोशिश करते हैं थ्रू द एग्जाम्पल। तो आ जाओ, सबसे पहले हमें एक सवाल लेते हैं एक्सप्लेनेशन करके। जरा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमने क्या पढ़ा है? पहला हम समझते हैं आपका कि बताओ कि अगर कोई आपका, अगर ये पॉइंट चार्ज का यहाँ पर बच्चा पार्टी अगर क्यू रहता था, तुम खुद बताओगे कि अगर हमें इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए आर डिस्टेंस पे तो कितना होता था, बताओगे हमें? बताओ जल्दी से। क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो कहोगे कि सर यहाँ पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला और इसका मैग्नीट्यूड बच्चा पार्टी तुम बोल रहे थे के क्यू बटा ए वाला, अगर आर है तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक बात यहाँ पर तुम देख रहे होगे, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस था। मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटेगा। एंड यहीं पर अगर तुम यही कह सकते थे कि आर जितना कम इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा। कोई तकलीफ यहाँ तक? नहीं। तो जरा देखना आपका, हम देख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पहला समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। अच्छा बताओ जरा तुम कि अगर मान लेते हैं कि अगर ये वाला प्लस क्यू चार्ज है हमारे यहाँ पर, तुम खुद बताओगे कि ये यहाँ से क्या करेगा, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होना चाहिए। तो तुम खुद बताओ कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे निकल रहा होगा और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे कुछ निकल रहा होगा। अच्छा जरा देखो, दूर जैसे जैसे तुम दूर जाओगे वैसे वैसे रिलेटिव क्लोजनेस कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? रिलेटिव क्लोजनेस आपका बढ़ना चाहिए, मतलब दूर दूर होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। कोई दिक्कत है? क्योंकि दूर दूर रहेगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा, आपका कम होगा। यहाँ पर कुछ ऐसे दिखा देते हैं, जरा देखना अच्छे से समझना। अब बताओ इसके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो जैसे जैसे, अच्छा ये बताओ ये 3D में हो रहा होगा, ये हम दिखा रहे हैं 2D में। अगर तुम एज्यूम करो तो ये क्या है, एक ऐसे एक चार्ज रखा हुआ है, अपने हाथ में पकड़ कर देखो कि भैया मानो कि एक चार्ज है, उसके चारों तरफ आपका 3D में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक प्लेन में, पूरे स्फीयर जैसा आपका बन रहा होगा। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं हम? तो बताओ यहाँ से जैसे जैसे हम देखो दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक लाइंस का क्लोजनेस बढ़ता जा रहा है, कमता जा रहा है, मतलब डेंसिटी कमता जा रहा है। कोई दिक्कत है? बताओ हमें पता, यहाँ पर टेंजेंट खींचोगे तो इसके लॉन्ग होगा, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैल्यू होगा हमारा, यहाँ पर वो इधर की ओर होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा। बतिया समझ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी ने जो प्लस क्यू का बनाया वही अगर माइनस क्यू का बनाता तो देखो क्या फर्क पड़ता। इसी को हम कॉपी मार देते हैं। क्या बोले? हाँ बस डायरेक्शन में, क्योंकि बताओ डायरेक्शन में फर्क क्या पड़ता है, अभी हम बताते हैं कि जैसे अगर ये वाला, अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अगर हम रख दें, ये वाला नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अब इसके टुवर्ड्स होगा, इससे दूर नहीं, इससे नजदीक पास की ओर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, है कि नहीं हमारा? तो यहाँ पर जो डायरेक्शन हो जाएगा कुछ इधर की ओर हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हो बतिया? बोलो। तो एक देखो ऊपर जाके एक वर्ड लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत है? देखो एक चीज और बताए थे हम, वहां पर लिखवाए थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है हमारा, वह सब्जेक्टिव होता है इन नेचर। इन नेचर कैसे होता है इसका मीनिंग समझना। मान लो एग्जांपल लेते हैं हमें कि किसी ने मान लो कि प्लस क्यू से, अगर आपका हमने मानते हैं कि 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाले कुछ इस तरह से, 4 ही निकाले, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, अगर हम 2Q को हम ही बना रहे हैं, 2Q का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ही ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें कितना दिखाना पड़ेगा? 8 को, क्योंकि हमने माना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दियर चार्ज। बुझा रहा क्या कहना चाह रहे हैं हम? तो कुछ ऐसा हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत किसी को तो बताना। समझ पा रहे हो? अब मान लो किसी ने ऐसा किया कि भैया आपका अगर Q से आपका
8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया होगा यहीं पर। तो बताओ वही इंसान या वही ऑब्जर्वर, बताओ क्यू बाई टू से कितना बना रहा होगा, या टू क्यू से, टू क्यू पूछ लो, हमारा टी क्यू से कितना बनाएगा। अरे 16 नहीं समझ में आ रहा है। हाँ सर बोले 16 देखो सिमेट्रिकल रहेगा जरा सा, हमसे अगर इधर उधर हो जाए तो समझना। कहने का मतलब ये वाला, कोई दिक्कत तो बताओ हमें। समझ पा रहे हो बतिया। हाँ सर। चलो आ जाओ आगे। सर आप 12 ही लाइन करना। अच्छा 12 ही बना है, तो एक को और बढ़ा देते हैं बीच बीच में। अब सही होगा। हाँ ठीक है 16 बन गया। अच्छा एक बात बताना, हम यहाँ पर एक चीज तुम्हें समझाए थे कि बताओ कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज था। ये बातों को ध्यान रखना है, इसी के बेसिस ऊपर बना है। अब जैसे अगर मान लो एग्जांपल तुमसे हम पूछें कि बताओ कि अगर यहां पर अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता, यहां पे हमारा निगेटिव चार्ज होता, तब कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, प्लस से बनाते दोनों का आपका। तुम खुद बताओ, इसके कारण बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हमारा जीरो होता कि नहीं होता। मतलब एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा कि अट्रैक्ट कर रहा होगा, रिपेल। रिपेल कर रहा होगा। तो देखो ये तो ऐसे चला जाएगा, मगर इसको ज्यादा जैसे तिरछा कर देगा, ऐसे 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 और ऐसे। क्या समझ पा रहे हो सभी लोग। हाँ सर। ये वाला हमारा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। मान लो अगर फिर बोला था सरफेस के परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, मान लो कि हमारा कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला प्लस क्यू है, तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हम बनाएंगे इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये क्यों होगा आगे जाके सीखना है, ठीक है, चिंता ना ही करो। ये वाला मान लो अगर यही हमारा अगर -2 क्यू होता, तो बताओ ये -2 की कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसके क्या आ जाता, नजदीक आ रहा होता। कोई दिक्कत। नहीं। कुछ ऐसा, किसी को तकलीफ है। नहीं। नहीं। आज जरा अगला आपका और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो देखो जो अभी हम बना रहे हैं इसी को आगे चल के हम लोग डायपोल के नाम से जानेंगे, मगर फिलहाल के लिए बस समझना ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। मतलब होगा क्या कि यहाँ से निगेटिव इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेगा और जाके निगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएगा। ये वाला यहाँ से निकलेगा कुछ ऐसे टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ से आएगा इधर से आ जाएगा, यहाँ से ऐसे निकलेगा ऐसे चला जाएगा, यहाँ से निकलेगा, ये लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, तो ये कुछ ऐसे जाएगा हमारा। बतिया सभी को समझ में आ रहा है। हाँ सर। हम्म। अब इसको नीचे कैसे बनाएं, तो इसको हल्का सा ऊपर कर लेते हैं। कुछ ऐसे आ रहा हो, क्या समझ पा रहे हो बतिया। ये वाला ऐसे, यहाँ से और दिखा देते हैं ऐसे।
ये भी आएगा मगर घूम के इन्फिनिटी से आएगा। पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव पे टर्मिनेट हुआ। ये कुछ इस तरह से, कोई दिक्कत तो बताओ हमें, समझ में आ रहा है? हाँ। चलो आ जाओ आगे। जैसे मान लो और एग्जाम्पल लेते, जरा समझाना तो हमें। ये हम मान के आपका Q1 है और ये हमारा Q2 है। बताओ तो यहाँ पर पहले बताओ Q1 का नेचर बताओ। Q1 पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। Q2? Q2 निगेटिव। बताओ Q1 बटा Q2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है हमारा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो Q1 से कितना निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? 3 2 5 2 7 को निकल रहा है जी। 2 3 2 5 2 7। बताओ Q2 से कितना आ रहा है? 8 है। 3 2 5 3 8। और इससे नीचे वाले से 3 2 5 1 6 ना जी। तो दोनों करे से कितना आ जाएगा? 4/3। नहीं समझे? यहाँ से Q1 का वैल्यू किसके बराबर? 3Q1 इज इक्वल टू 4Q2 के बराबर। 4Q2 तुमसे यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि बताओ Q1 के लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड 3 रीजन है तुम्हारे पास, एक Q1 के लेफ्ट साइड, एक Q1 Q2 के बीच और एक Q2 के राइट साइड। कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो हो सकता है? इसमें तुम्हें महारत हासिल होना चाहिए। यार रुक जाओ इसे। कि मान लो कि ये वाला अगर हमारा ये वाला हमारा इन दोनों का बीच का डिस्टेंस थोड़ी देर चलो हम एल भी मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का तो रहने यहीं पे दिखाते हैं। एल ये हमारा बोलते हैं Q1, ये बोल देते हैं हमारा Q2। बताओ Q1 का वैल्यू अगर तुम्हें मान लेते हैं, इसको अगर तुम्हें मानना होगा, क्यू के टर्म मानते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए। इसको बोल दो 4 या 12 क्यू मान लो। तो बताओ Q1 का वैल्यू 3 चौके 12 और Q2 का वैल्यू 3Q। बताओ Q1 बड़ा कि Q2 बड़ा? Q1 बड़ा दिख भी रहा था ऊपर। तुम खुद बताओ क्या Q1 के कभी भी लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पर होगा? बता सकते हो क्या Q1 के कभी लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक इस रीजन में? अरे यार रुक जा रुक जा, जरा 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 धीरे धीरे। ये बच्चा पार्टी, ये वाला हमारा हमने 3 रीजन बनाया। बताओ इस रीजन में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है? क्यों? क्योंकि दोनों Q1 का इधर और Q2 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऐड हो सकता है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो इस रीजन में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से नहीं रहा। इन्फिनिटी पे जाके होगा, हम इन्फिनिटी की बात नहीं कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं क्या? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हमसे गड़बड़ हो गया ना। Q2 वही निगेटिव नहीं आपका, सॉरी सॉरी, Q2 हमारा निगेटिव ना है। बिल्कुल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मगर बताओ खुद समझना, क्या कभी 4Q मैग्नीट्यूड में ज्यादा था और 3Q मैग्नीट्यूड में कम है? तो बताओ तुमने क्या किया? 3Q के इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को डिस्टेंस बढ़ा करके और कम कर दिया। तो क्या कभी इस वे में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है?
इस रीजन में होने पर यहाँ इस रीजन में 4q का मैग्नीट्यूड तुमने कम कर दिया, तो ये और 3q का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस कम करके उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपने बढ़ाया, जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो हो सकता है। यहाँ पर तो ऑलवेज जीरो होगा ही होगा कोई एक बीच वाला पॉइंट पे, कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। बहुत बढ़िया। हमें नहीं लगता कि अब इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है। कोई दिक्कत है? हाँ सर। यहाँ पर यही बता दूं कि Q1 बड़ा कि Q2 बड़ा था, मैग्नीट्यूड वाइज हम बात कर रहे हैं, यहाँ Q1 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन Q2 था। कोई दिक्कत है? आ जाओ आगे। अच्छा, एक चीज और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा है तो क्या करेगा? यह टर्न कर जाएगा क्योंकि रिपेल करेगा, है कि नहीं हमारा? हाँ। यह कुछ ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा हमारा। यही अगर यहाँ निगेटिव चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज होता तब ये वाला। कोई दिक्कत है? समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। हमेशा थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शायद भेजे हो ना, हमें सिंजेस का बुक भेजो, उससे कुछ एक सवाल करवाने हैं हमें, जल्दी से जरा भेजो तो। भेजा था सर। भेजे हुए हो? हाँ होमवर्क तो थे। अच्छा रुक जा। कहाँ पे भेजी है दीदी? इसी नया नंबर पे भेजी है, इसी में भेजी है? कौन सा था, ऊपर वाला में जी? हाँ सर। कहाँ पे वो सवाल था? चलो जल्दी से इसको सोल्व करो। ट्राई करो फटाक से।
आया किसी का? चलो फटाक फटाक करो जरा जल्दी। पर बस ई वाला नहीं बनता। ये वाला नहीं बन रहा है। चलो देखो एक बात समझाओ मैं। इस चार्ज पहले तुम देखो पहला करा इज द फील्ड इज यूनिफॉर्म, नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे दिखाते हैं? पैरेलली एंड इक्वली स्पेस्ड लाइन से। तो पहला गया, खत्म हो गया, पहला सही होगा। बताओ डिटरमाइन द रेशियो ऑफ क्यू एंड क्यूबी। तुम खुद जरा दिमाग लगाओ, क्यू एंड क्यूबी दो कैसे आ निकाल, रहा कितना आ रहा है? दो। दो कैसे निकालोगे? तो कहोगे सर क्यू ए अपॉन ऐसा क्यू बी, हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रपोर्शनल में होगा। तो बताओ कितना, एक दो तीन चार पाँच बारह। छः सात आठ नौ 10 11 और एक 12। अच्छा ये देखो दिखाया यहाँ पर टेंजेंट का डायरेक्शन दिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इधर है, बस और कुछ नहीं है। 12 बताओ यहाँ पर बी पे कितना आ रहा है? एक दो तीन चार पाँच छः। कोई दिक्कत है? समझे कि नहीं समझे? समझ तो ये हो गया हमारा बी नंबर का। बताओ व्हाट आर द साइन, बताओ क्यू ए पॉजिटिव की निगेटिव? क्यू ए हमारा पॉजिटिव और क्यू बी हमारा निगेटिव। बताओ हमारा कह रहा है अपार्ट फ्रॉम इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी के अलावा कहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है? तो जरा एक बात बताओ कौन सा हमारा डी पूछ रहा है ना। देखो एक बात समझना, ऐसे समझना, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे रखा चार्ज हमने एक, जो किसका मैग्नीट्यूड हमारा है कि, अच्छा एक बात बताओ क्यू, इसको अगर हम आपका टू क्यू बोले तो बताओ बी वाले क्यू हो जाएगा, समझ जाओगे? बताओ तुम खुद बताओ न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा? ये पॉइंट कभी टू क्यू के लेफ्ट साइड का न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है? नहीं, कहाँ हमेशा कहाँ जाएगा? माइनस क्यू के राइट साइड। अरे बोलो यार, यहाँ पर मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे क्या हो सकता है हमारा, आपका जीरो हो सकता है। बताओ क्या हो, ई के बीच में नहीं बोलते। किसके बीच में? बी और ई के बीच में नहीं बोलते। हाँ तो बी और ई के बीच में ही तो सी हमारा पॉइंट है। नहीं समझे? तो एग्जैक्ट सी तो होगा, ये जरूरी है। नहीं जरूरी नहीं है, मगर क्या पूछा बताओ आपका वेयर इज द, तो इसको अगर देखो, अगर कोई ऑप्शन में तुम्हें दे दे आपका कि यहाँ पर ऐसे बिटवीन ना दे करके तुम्हें सी पॉइंट बोल दे, बिटवीन दे ही ना ऑप्शन में, तब तुम सी मारोगे नहीं मारोगे? हाँ अगर तुम्हें सी ना दे करके अगर एक्यूरेट में ये दे रहा है कि बिटवीन बी एंड सी, तो ऑब्वियसली तुम्हें बी और सी के बीच में ही मारना पड़ेगा, तो बी और ई के बीच में। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर सी पे मांग सकते हो। आपका अगला जो ई नंबर में क्या कह रहा है, अब तुम खुद बताओ, कह रहा है कि न्यूट्रल पॉइंट मान लो, इसको तुम एल मान लो ना थोड़ी देर के लिए, और यहाँ से कितना डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो रहा है हमारा, एक्स लेंथ पर। कोई दिक्कत है? तो लिखो आपका कितना, के क्यू अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। नहीं समझ में आया? बोलो यार। डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है। हाँ अरे रख लेंगे हम, यहाँ पर एल का वैल्यू हमें पता है दिया हुआ, उसको रख लेंगे लास्ट में, ठीक है। बताओ यहाँ पर क्या आ गया आपका, एल प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, रूट टू के बराबर आया। देख लेते हैं फिर से, सही है, रूट टू के बराबर। यहाँ मल्टीप्लाई करो एल प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट टू एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा एल इज इक्वल टू रूट टू माइनस वन इंटू एक्स। बताओ एल का वैल्यू किसके बराबर? 10 इंटू रूट टू माइनस वन के बराबर। खा जो देखो कट रहा है, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? आ जाओ अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, बढ़ो जरा। where will the lines meet which are coming from A and are not meeting at B, मतलब क्यू बी। ये इसकी बात कर रहा है। देखो दो पॉइंट ऐसा था जो यहाँ पर आ तो रहा था मगर मिल नहीं रहा था, तो तुम खुद तो कहाँ पर जाके मिलेगा ये, इंफिनिटी पर। नहीं समझ में आया?
अरे ये धीरे धीरे पैरेलल जाए तो कहाँ जाकर मीट करेगा। तो एट इंफिनिटी यहाँ पे नाम डालो। जी नंबर बताओ आपका क्या कह रहा है, विल अ पॉजिटिव चार्ज फॉलो द लाइन ऑफ फोर्स इज फ्री टू मूव। ये तो सोचने पड़ेंगे, जरा सोचो। अच्छा एक नहीं नहीं सुनिए, क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है, और जरूरी नहीं कि एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में वेलोसिटी हो ही हो। नहीं समझ में आया, क्योंकि मोशन को कौन डिफाइन करेगा, वेलोसिटी। और जरूरी थोड़ी कि वेलोसिटी फोर्स के डायरेक्शन में, हाँ फोर्स डायरेक्शन में कौन होता है, एक्सीलरेशन। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। और ऐसे भी समझ लो कर पाथ मूव करने की सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वगैरह की सब जरूरत नहीं लगाना। तो आपका इसका आंसर कर देना नो। और कौन कौन सा आ गया आंसर, क्या बोले। अगर सर नेट फोर्स है तो उसके कारण मोशन होगा ना। हाँ मोशन होगा, मगर कह रहा है कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो करेगा। फॉलो करने का मतलब है कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रही है तो चार्ज इधर की ओर ही मूव करेगा। इसका कहने का मतलब यह है, समझे कि नहीं समझे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। अब हम लोग चलेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग का दो केस होगा, एक आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक आपका एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हेडिंग डालो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला आपका होगा कि आपका इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। जरा एक बात बताओगे हमें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म होने का मतलब पहले एक बात बताओ कि जो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, मान लेते कोई एक चार्ज पार्टिकल क्यू है, इसका मास हमारा एम के बराबर है, यह कोई एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसमें जो फोर्स का जो वैल्यू लगेगा बच्चा पार्टी, वह कितना लगेगा हमारा, क्यू इंटू ई लगेगा। यहां से चुपके से जरा एक्सीलरेशन निकाल लोगे, क्या आएगा हमारा, क्यू ई बटा एम। को दिक्कत है, अरे बोलो। अब मान लो अगर यहाँ पर अगर तीन एक्सिस के लॉन्ग अगर होगा तो एक्स का वैल्यू कितना लिख रहे होगे तुम, क्यू ई एक्स बटा एम के बराबर। अगर हमारा एक्सीलरेशन लॉन्ग वाई एक्सिस लिखना होगा तो क्या लिख रहे होगे आपका, क्यू ई वाई अपॉन एम के बराबर। अगर एक्सीलरेशन अलॉन्ग जेड एक्सिस अगर लिखना होगा तुम कितना लिख रहे होगे, क्यू ई जेड अपॉन एम। पूरा का पूरा मैकेनिक्स हमने कुछ इसमें नहीं मिलाया है। अब बताओ यहाँ पर देखो, अगर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का फंक्शन रहेगा, सुनना 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 जरा ऐसा, कि यहाँ पर हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीज का हो सकता है फंक्शन हो। ये हो सकता है फंक्शन ऑफ पोजीशन हो सकता है फंक्शन ऑफ टाइम हो। तो तुम खुद बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फंक्शन ऑफ एक्स रहा होगा, इसको लिख ही लेते हैं अच्छा से, आ जाओ जरा, छोड़े काहे के लिए। बच्चा पार्टी हम ये बोल रहे हैं कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका फंक्शन होगा, एक्सेलरेशन भी उसी का फंक्शन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बोलो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कि फंक्शन ऑफ अगर एक्स रहा होगा, तुम आज एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस को तुम क्या लिख रहे होगे, v इंटू डीवी अपॉन डीएक्स लेकर के बना रहे होगे। समझे कि नहीं समझे, क्यू एक्स बताइए। अगर मान लो कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वो फंक्शन ऑफ हमारा क्या आपका टाइम है, तो यहां से एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो लिखोगे तुम क्या लिखोगे बताओ, डीवी अपॉन dt इज इक्वल टू क्यू ई एक्स बटा एम के बराबर, जो तुम होगा इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो। सिमिलर फॉर अदर कंपोनेंट। समझ में आया कि नहीं आया, अदर कंपोनेंट्स दैट इज अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस, अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है,
तो हम लोग आज यहीं पे रुकेंगे। इसके कारण जो अब सेकेंड पार्ट होगा हमारा, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट हो, उसको अगली क्लास खत्म करके ये लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम लोग तुरंत एंट्री करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। वो ठीक ठाक लगभग सही चल रहे हैं, जरा सब 3-4 क्लास पीछे चल रहे हैं बाकियों से, क्योंकि वो सबका खत्म होने को है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल वगैरह सब हो गया है। ठीक है, चलो यहीं पे रुको। कुछ पूछना हो तो बताओ, इसका हम पीडीएफ ग्रुप में भेज देते हैं कुछ देर में। कुछ पूछना हो किसी को? नहीं सर। चलो ठीक है बच्चा पार्टी, जा सकते हो। नहीं। बाय।